हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत लैंगिक जनन के ऊपर बात करेंगे, जो पादपों और जंतु में यानी कि मनुष्य में खास करके बात करेंगे। तो लैंगिक जनन होता क्या है, सबसे पहले उसकी हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ लैंगिक प्रजनन, जनन कहो चाहे प्रजनन को एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसका इंग्लिश नाम है, लैंगिक को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल, ठीक है ना। और प्रजनन या जनन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखो कौन सा प्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन, ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, इंग्लिश में इसका नाम हो गया है। उसके बाद देखिए लैंगिक जनन। आप इस शब्द को देखिए, एक शब्द होता है हिंदी में लिंग, ठीक है। यदि लिंग शब्द होता है ना, इसके अंतर्गत इक प्रत्यय जुड़ जाता है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय जुड़ जाने पर ये शब्द बन जाता है, लैंगिक शब्द बन जाता है। लिंग से क्या आशय है? लिंग से आशय आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग, ठीक है, और एक होता है स्त्रीलिंग। दो प्रकार के लिंग अब हिंदी में पढ़ते हैं, जबकि संस्कृत में एक तीसरा लिंग और होता है, जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग, ठीक है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के लिंग हो गए हैं। तो लैंगिक जनन के लिए इन दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। अब आप समझिए, जो पुल्लिंग है इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में मेल। क्या कहते हैं? मेल। समझ में आ गया। स्त्रीलिंग को हम कहते हैं फीमेल। स्त्रीलिंग को हम क्या कहते हैं? फीमेल। तो मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होगी? एक तो आपको मेल की आवश्यकता होगी और एक फीमेल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब देखिए, लैंगिक प्रजनन में मेल, ठीक है ना, मेल को हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में नर, ठीक है ना। क्या कहेंगे? नर। और फीमेल जो स्त्रीलिंग है उसको हम कहेंगे मादा कहते हैं। समझ में आ गया? नर और मादा, ठीक है, नर और मादा, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है समझना। नर होता है, ठीक है, नर में वृषण होता है, ठीक है, हम पुरुषों की बात कर रहे हैं। नर में वृषण होता है। वृषण के अंतर्गत शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणु को हम कहते हैं, क्योंकि ये नर के वृषण के अंदर बने हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। समझ में आ गया? शुक्राणु को कहा गया मनुष्य के अंदर नर युग्मक, ठीक है। इसी प्रकार से जो मादा होती है यानी कि स्त्रीलिंग, मादा की जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत अंडाशय होता है। दो अंडाशय होते हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर, ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इस अंडाणु को, इसी अंडाणु को कहा जाता है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग यानी कि मादा के शरीर में बना है, इसलिए इसे कहा जाता है मादा युग्मक। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। मेल और फीमेल में कैसे क्या होता है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ हुआ। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों की, जिनमें पुष्प बनते हैं। पुष्पीय पादपों में, ठीक, पुष्पीय पादपों में जिनमें पुष्प बनते हैं। पुष्प जो होते हैं ये पादप के जनन भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? जनन भाग होते हैं। पादपों में जनन भाग कहलाते हैं, पुष्प कहलाते हैं, ठीक है ना। पुष्पीय पादपों में जनन भाग जो होते हैं वो पुष्प कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पुष्प होते हैं, बहुत सारे, जो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आपने बहुत सारे पुष्प देखे होंगे। उन्हीं पुष्प के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर, उसके बीच में इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। बीच में एक संरचना होती है,
जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, याद रखेंगे, स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक ही पुष्प के अंदर एक स्त्री केसर हो गया। उसके साथ साथ इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, आप देखना मेन पार्टी बना रहा हूँ मैं, इस प्रकार से फूली हुई संरचना ये, ठीक है ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो हो गया स्त्री केसर, बीच वाला भाग। इस प्रकार की ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना है ये पादप के हैं नर भाग। कौन से भाग हैं? ये नर भाग है पुष्प के, ठीक है ना, नर भाग है। इन नर भागों को सम्मिलित रूप से, इन नर भागों को सम्मिलित रूप से हम क्या क्या कह सकते हैं? पुमंग कह सकते हैं, पुमंग कहते हैं। और बीच वाले भाग को जो स्त्री केसर है, इसको आप जायांग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जायांग कह सकते हैं, पुमंग। अब देखिए पुमंग यानी कि जो सभी इस प्रकार की आपको लंबी तंतुनुमा संरचना दिखाई दे रही, जो शीर्ष के ऊपर फूली हुई, इन सभी को सम्मिलित रूप से हमने क्या कहा? पुमंग। पुमंग का जो प्रत्येक एक सदस्य है, ये पुमंग का ये प्रत्येक एक सदस्य इस प्रकार से जो बनाया मैंने, ये सदस्य क्या कहलाता है? इसे कहते हैं पुमंग, से इसका नाम हो गया पुंकेसर। क्या बन गया? ये पुंकेसर। तो पुष्प के अंदर एक तो हो गया स्त्री केसर और एक हो गया पुंकेसर। पुंकेसर के शीर्ष भाग के ऊपर इस वाले भाग को कहते हैं परागकोश। इस वाले भाग को कहा जाता है परागकोश। परागकोश के अंदर, इस परागकोश के अंदर छोटे छोटे कर्णनुमा संरचनाएं, छोटे छोटे बीज बनते हैं। इस वाले परागकोश में छोटे छोटे बीज नुमा संरचना बनती है। इन छोटे छोटे कणों को कहते हैं परागकण। परागकण के नाम से जाना जाता है। यही परागकण पुष्पीय पादपों में नर युग्मक कहलाते हैं। ठीक है ना, जंतु में शुक्राणु हो गए और यहाँ पर ये परागकण क्या कहलाते हैं? नर युग्मक कहलाते हैं। पादपों के अंतर्गत ये व्यवस्था है। इसी प्रकार से ये पुष्प के बीच में स्त्री केसर था। स्त्री केसर के यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं बीजांड, या इसी के अंदर अंडाशय होता है। बीजांड और अंडाशय होता है, ठीक है। इस अंडाशय के अंतर्गत अंडाणु बनता है, ठीक है ना। स्त्री केसर का नीचे वाला भाग जहाँ पर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। इस अंडाणु को कहते हैं पुष्पीय पादपों में मादा युग्मक। तो जंतु में और पादपों में किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है, इसके ऊपर हमने सामान्य चर्चा की। अब देखिए क्या है मेन बात। देखिए साहब, लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन नर मादा युग्मक के मिलने से होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे और उनसे नया जीव उत्पन्न होगा, नई संतति उत्पन्न होगी, उस प्रोसेस का नाम है लैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने से जो नई संतति का जन्म होता है, उस प्रक्रिया का नाम, उस प्रोसेस का नाम होता है लैंगिक जनन। कंप्लीटली लैंगिक जनन की डेफिनेशन। उसके बाद देखिए निषेचन की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है। इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन होता क्या है समझना। अगर हम जंतु की बात करें, जंतु में निषेचन कहाँ होता है? तो जंतु में निषेचन मादा के शरीर में होता है। किसके शरीर में होता है? मादा के शरीर में। मादा के शरीर के अंदर जो मादा जनन तंत्र होता है, उसके अंतर्गत अंडवाहिनी होती है। इस प्रकार की संरचना अंडवाहिनी होती है। उस अंडवाहिनी के अंदर अंडाशय यहाँ होता है, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु बनता है जो कि अंडवाहिनी में आ जाता है। और नर के द्वारा, जंतु की बात करें, नर के द्वारा शिश्न के माध्यम से मादा की योनि के अंदर शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं मैथुन क्रिया के दौरान, ठीक है ना। जब नर और मादा मैथुन करते हैं, मेटिंग करते हैं, उस दौरान नर के द्वारा
मादा की योनि के अंदर शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नर युग्मक। वो शुक्राणु तैरते हुए मादा की अंडवाहिनी में आ जाते हैं। किस स्थान पर? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। तो अंडाणु एक बना, अंडाणु एक ही बनता, ध्यान रखेंगे। शुक्राणु लाखों की संख्या में छोड़े जाते हैं, शुक्राणु तो लाखों की संख्या में छोड़े जाते हैं नर के द्वारा, परंतु प्रत्येक महीने में मादा के अंदर केवल 2 अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक अंडाणु और यहाँ पर लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए, यदि अंडाणु परिपक्व है, शुक्राणु परिपक्व है, परिस्थितियाँ सभी अनुकूल है, तो क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी कि अंडवाहिनी के अंदर आपस में उनका संयोजन हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, क्रिया कर लेते हैं, समयुग्मन हो जाता है। तो निषेचन की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ निकाल करके। मादा की अंडवाहिनी में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु और नर युग्मक यानी शुक्राणु का संयोजन होना, शुक्राणु का संयोजन होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है जंतुओं के संदर्भ में। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम पादपों के संदर्भ में देखें तो पादपों के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम कुछ जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको निषेचन की परिभाषा समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन के दौरान जो नई संतति उत्पन्न होती है, नया बच्चा उत्पन्न होता है, नया पादप उगता है या जो भी जीव पैदा होता है, वो जीव हमेशा अपने जनकों से यानी कि उनके फादर मदर से या उनके जो जिनसे उनका निर्माण हुआ है उनसे उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन के दौरान ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। तो लैंगिक जनन के दौरान जीवों में विविधता या विभिन्नता उत्पन्न होती है। तीसरा बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ी सी पादपों के बारे में बात करते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो मैंने अभी आपको बताया फूल यानी कि पुष्प, फूल कहो या पुष्प कहो, फूल या पुष्प। ठीक है। फूल या पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं। एक फूल के अंतर्गत क्या होता है? एक फूल आपने देखा होगा, उसमें बाह्य दल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, स्त्री केसर होता है, पुंग केसर होता है, जिनके बारे में आपको मैंने बताया। यहाँ पर लिखा हुआ फूल के प्रकार, या आप इसको पुष्प के प्रकार कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। पुष्प के प्रकार, पुष्प होता है, देखिए उभयलिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी का अर्थ यह होता है कि ऐसा पुष्प जिसके अंदर स्त्री केसर भी हो व पुंकेसर दोनों ही भाग उपस्थित हो। उभयलिंगी, उभय का मतलब क्या है? जिसमें दोनों संरचनाएं हो, पुंकेसर भी हो, स्त्री केसर भी हो। तो ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जनन भाग, नर जनन भाग, मादा जनन भाग, नर जनन भाग को कहते हैं पुंकेसर, मादा जनन भाग को कहते हैं स्त्री केसर उपस्थित हो, तो उन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्पों के यदि आपको उदाहरण चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं सरसों और गुड़हल। सरसों और गुड़हल ऐसे पुष्प हैं जिनके अंतर्गत पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, दोनों में से एक संरचना होगी, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता है, तरबूज है, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं पुष्प की संरचना पर। तो जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, आप पुष्प की संरचना देख सकते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है, सामान्यतः एक जनरल प्रारूपिक जो चित्र बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, उसमें हम सभी भाग दर्शाते हैं, क्योंकि हमें समझना है कि पुष्प में मुख्यतया कौन कौन से भाग होते हैं। यदि हम बात करें तो 4 भाग मुख्य होते हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर मुख्य पार्ट होते हैं।
समझ में आ गया। अब उनके देखो, अगर हम बात करें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर में ये वाली बीच वाली संरचना है। स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं वृत्तिकाग्र कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ। स्त्री केसर के बीच वाली संरचना को वृत्तिका कहते हैं। स्त्री केसर के सबसे नीचे वाली जो पुष्पासन पर होती है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से जो ये मैंने बताया आपको, पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को परागकोश कहा जाता है और बीच वाली ये तंतुनुमा संरचना को तंतु ही कहते हैं या पुतंतु भी कहते हैं, क्योंकि पुंकेसर का तंतु पुतंतु। यहाँ तक आप समझ के होंगे। उसके बाद देखिए, पुष्प के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की रंगीन जो संरचनाएं होती हैं उन्हें पंखुड़ियाँ कहते हैं। पंखुड़ियाँ, रंगीन संरचनाओं को क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ कहते हैं। इसके अलावा बाह्य दल होते हैं और दल होते हैं। ये पुष्प की एक प्रारूपिक संरचना है। इसके बाद में आपको अभी लैंगिक जनन के बारे में सामान्य जानकारी हुई। इसके आगे बीज का निर्माण कैसे होता, पूरी प्रोसेस, और उसके बाद नर व मादा जनन तंत्र, और उसके बारे में थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा। आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हमेशा अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना, अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।